हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। इसी होप के साथ मैं गरिमा राठौड़ आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन श्री कन्नी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा, हम लोग हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना कर रहे थे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉनों के बारे में बहुत सारी बातें जान चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड एक अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो आई होप आपको सभी बातें समझ आ रही है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग हमारी अगली जर्नी स्टार्ट करते हैं ऑन द सेकेंड चैप्टर ऑफ 11th क्लास, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना। कल हमने जो बात की थी वो हमने की थी इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान का अनुपात, ये हमने पता लगा लिया था। इसके बाद में हमने मिलीकन का प्रयोग पढ़ा था, जिसके द्वारा हमने इलेक्ट्रॉन पर, एक अकेले इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा की भी बात कर ली थी और इसका पता लगा लिया था कि यह किस प्रकार ज्ञात किया गया और इसका कितना मान होता है। क्लियर है? आज हम बात करें, यदि हमारे पास आवेश द्रव्यमान का अनुपात है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान भी है, तो हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो वही बात हमें यहाँ पे करनी है कि एक इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ मात्र एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं इससे संबंधित। ऊपर वर्णित प्रयोगों की सहायता से, ऊपर मतलब जो हम पहले कर चुके हैं उन्हीं सभी से रिलेट किया गया है इसे। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m, ध्यान आ रहा है आपको, आवेश द्रव्यमान अनुपात तथा आवेश की गणना संभव है। अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना निम्न विधि से की जा सकती है। तो वही बात मैंने आपको बताई है, यदि हमारे पास आवेश है, आवेश द्रव्यमान अनुपात है, तो हम बड़े आसानी से द्रव्यमान का पता लगा सकते हैं। तो आइए देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे किससे? m से। किसे डिनोट कर रहे हैं? m से। उसका मान यदि हमें पता लगाना है तो हम किस प्रकार पता लगाएंगे? E क्या है? आवेश, आवेश बटे आवेश द्रव्यमान अनुपात। आवेश का मान आपको ध्यान है, कल हमने कैलकुलेट किया था, मिलीकन का प्रयोग हमने पढ़ा था, उसकी सहायता से हमारे पास द्रव्यमान की वैल्यू आई थी। तो वही द्रव्यमान की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आगे देखिए, अपॉन में अपन ने लिया है आवेश द्रव्यमान अनुपात, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम थी। क्लियर है बात? इन दोनों वैल्यूज़ को रखा, आपस में काटने की कोशिश की, तो देखिए वैल्यू आई हमारे पास 9.10, 9.1 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, 9.10 × 10⁻28 ग्राम। ठीक है, ये कैपिटल G मतलब ग्राम है। और अगर हमने इसको kg में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे पावर इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 9.10 × 10⁻31 kg। तो ये जो वैल्यू आई है, जनरली हमें ये ग्राम में ही यूज़ करनी होती है, तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी है? आपके एक इलेक्ट्रॉन के, एक अकेले इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू है। क्लियर है बात? तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन से संबंधित सारा नॉलेज आ गया है, क्या प्रकृति है, किस तरह का गमन है, क्या क्या इसके गुण हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इसकी खोज हुई, क्या आवेश है, क्या द्रव्यमान है, सब बातें आपको इलेक्ट्रॉन से संबंधित पता चल चुकी हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ ही आ गई है। इसी उम्मीद के साथ हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के अलावा जो और दो प्रकार के अवपरमाणविक कणों के बारे में हमने सुना था, हमने पता किया था कि परमाणु जो खुद है वो 3 प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हमने कहा था अवपरमाणविक कण। उन्हीं अपरमाणविक कणों का नाम हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिसमें से एक की चर्चा हम खत्म कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी बातें हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम दूसरा अपरमाणविक जो कण है उसके लिए स्टडी स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब लास्ट में एक और बात चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन की फुल एंड फाइनल परिभाषा क्या हो सकती है? यह परमाणु में उपस्थित एक मूलभूत कण है जिसमें इकाई ऋण आवेश, ऋण आवेश ही तो होता है, ये पता है आपको, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता था, इसलिए जो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तथा जिसका द्रव्यमान नगण्य,
बिल्कुल आप देखिए कितनी वैल्यू आई है, बहुत कम। तो हम इसके द्रव्यमान को कितना मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है। 1/1837 कितना कम है। क्लियर हो गई ये बात आपके दिमाग में। तो ये जनरल से एक परिभाषा है, हालांकि परिभाषा पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी बस जो भी अच्छा परिभाषा में किस तरह से बनाई गई है, जो बातें हम पढ़ चुके, जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, उन्हीं से रिलेटेड जो हमने खास बातें पढ़ी है इलेक्ट्रॉन से संबंधित, उन्हीं के आधार पर हमने ये परिभाषा दे दी है। तो ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं है कि भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, आपको जो पढ़ चुके हो वही बातों को रिलेट करके परिभाषा आप बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक चेक करते हैं, प्रोटॉन की खोज। ये है हमारा अगला और नेक्स्ट टॉपिक। यानी एक प्रकार के कणों की खोज पूरी हुई है, दूसरे प्रकार के कणों की तरफ हम गमन कर रहे हैं जिनका नाम है प्रोटॉन। क्या मतलब है इस बात का, क्या क्यों इन्हें प्रोटॉन नाम दिया गया, किस प्रकार इनकी खोज की गई, कौन वैज्ञानिक था जिसने इनकी खोज की थी, ये सब बातें हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि एक परमाणु विद्युत उदासीन होता है। बिल्कुल ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी है कि कोई भी परमाणु, हमने कभी नहीं ये सुना कि परमाणु जो है उस पर आवेश होगा, नहीं। जब हम आवेश की बात करते हैं तब हम उसे आयन कहते हैं कि नहीं। यदि परमाणु पर किसी प्रकार का आवेश डेवलप होगा तो वो परमाणु नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। क्लियर है। तो यानी ये बात क्लियर है कि परमाणु विद्युत उदासीन होगा, इतनी बात हमारे दिमाग में अब क्लियर है। उदासीन होने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न धनावेश है न ऋणावेश। लेकिन आज जो हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले की स्टडी में हम ये पढ़ चुके हैं कि परमाणु में विशेष प्रकार के कण होते हैं जिन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। और इन्हें हमने क्या नाम दिया था कल, इलेक्ट्रॉन हमने इन्हें नाम दिया है। क्लियर है। लेकिन बेटा अब जब हमें ये बात पता है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यानी यदि इसमें कोई ऋणावेशित परमाणु है तो कोई धनावेशित परमाणु भी होना चाहिए। अदरवाइज हम क्या पढ़ते हैं कि परमाणु क्या चीज़ है भाई, ऋण आवेशित कण है, ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को पता है कि यदि परमाणु की बात होगी तो वो विद्युत उदासीन होगा, और विद्युत उदासीन होने के लिए जरूरी है कि जितना नेगेटिव चार्ज हो उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो। यानी यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसमें कुछ धनावेशित कण भी उपस्थित होने चाहिए। ये बात जब दिमाग में आई, विद्युत उदासीनता से रिलेटेड जब बात वैज्ञानिकों के दिमाग में आई तो उन्होंने खोज करने स्टार्ट की एक और प्रकार के कणों की। तो देखिए, विसर्जन नलिका में गैसों के परमाणुओं से ऋणावेशित कणों का उत्सर्जन इस तथ्य को बताता है कि उसमें कोई न कोई धन आवेशित कण की उपस्थिति होनी चाहिए। तो बेटा ऋणावेशित कण होते हैं, उन्हें हम निकाल सकते हैं, हमने प्रयोग भी कर लिया, उनकी खोज भी कर ली, उन्हें इलेक्ट्रॉन नाम भी दे दिया। लेकिन विद्युत उदासीनता की जो प्रकृति है किसी भी परमाणु की, वो ये बात भी हमें बताती है कि जितने ऋणावेशित कण होंगे किसी परमाणु में उतने ही धनावेशित कण भी होने चाहिए। अगर एक भी कण का बैलेंस बिगड़ा तो परमाणु की विद्युत उदासीनता डिस्टर्ब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी परमाणु अब उदासीन ही नहीं है, वो क्या बन जाएगा, परमाणु नहीं रहेगा, वो आयन बन जाएगा। तो इस तरह से जब इस और ध्यान गया, विद्युत उदासीनता की तरफ ध्यान गया वैज्ञानिकों का, तो उन्होंने और ज़्यादा उसी प्रकार के प्रयोग जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित, इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित जो प्रयोग किए गए थे, वैसे ही और प्रयोगों की श्रृंखला चालू हो गई। सभी जगह रिसर्च की गई कि देखें कोई और कण उपस्थित है भी कि नहीं है, होगा तो ज़रूर, लेकिन किस प्रकार से उसकी खोज होती है अब हमें ये डिस्कस करना है यहाँ पर। क्लियर है बात। तो आइए देखिए, जब इस विसर्जन नलिका में प्रयोग किए गए तो दाब कम करने पर एक नई प्रकार की प्रतिदीप्तिशील किरणें प्रेक्षित हुई जो कैथोड के छिद्रों में से गुजर रही थी,
तथा इनकी गति कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में थी। तो समझ रहे हो आप, विसर्जन नलिका का प्रयोग आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया है। और विसर्जन नलिका का जो हमने प्रयोग किया था, कैथोड किरणों से संबंधित जो हमने प्रयोग किया था, वो भी आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से। अब क्या किया गया, ये जो बात यहाँ पे लिखी है इसको थोड़ा इजीली समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों को कि अब क्या किया गया, वैसा ही सेम बिल्कुल सेटअप तैयार किया गया। ठीक है, उसी सेटअप में उसी प्रकार से आवश्यक परिस्थितियां प्रयोग के लिए दी गई। कौन सी परिस्थितियां थी? अत्यंत उच्च वोल्टता और अत्यंत न्यून दाब। ये दो परिस्थितियां देने पर फिर से वही हुआ जो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों का गमन जो था वो स्टार्ट हो गया। लेकिन अब क्या किया गया, इस बार थोड़ा सा जो कंडीशन है, जो परिस्थितियां, उन्हें थोड़ा सा बदला गया। देखते हैं कुछ और होता है कि नहीं, ये सोच के परिस्थितियों को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया। और क्या परिवर्तन किया गया, दाब को और कम किया गया। जितना दाब हमने वहाँ लिया था वहाँ से थोड़ा सा और कम यदि दाब किया तो विशेष प्रकार के जो किरणें थी उन्हें भी यहाँ पे देखा गया। लेकिन डिफरेंस था, जो कैथोड किरणें थी उनके ऑपोजिट ये किरणें चल रही थी। इनकी गति कैसी थी? कैथोड किरणों के विपरीत गति थी। क्लियर है बात? तो बिल्कुल विपरीत गति होने के कारण ये तो पता चल गया कि ये कैथोड किरणें तो नहीं है, कुछ और चीज़ है जो है। अब इनकी प्रकृति के बारे में विचार शुरू हुआ। इनकी प्रकृति को डिसाइड करने के लिए इनमें कौन कौन से गुण हैं, क्या सभी गुण इलेक्ट्रॉन के समान है या कुछ और भी गुण हैं। तो इन सब के लिए आगे जो रिसर्च थी, आगे जो प्रयोग थे वो स्टार्ट हुए। तो आपको समझ आ गई ये बात कि प्रोटॉन की खोज के लिए भी जो सेटअप था वो वैसा ही डिज़ाइन किया गया जैसा कि इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया था। थोड़ी सी परिस्थितियां बदल दी गई जिससे इलेक्ट्रॉन भी निकला, क्योंकि वो तो है ही है, हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, वो भी निकलेगा। लेकिन प्रोटॉन की गति भी देख ली गई। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। ये किरण धनावेशित कणों से मिलकर बनी थी और एनोड से आ रही थी। इस कारण इन्हें धन किरणें या एनोड किरणें या फिर एक और नाम इन्हें दिया गया है कैनाल किरणें नाम से जाना गया। एनोड किरणों की उत्पत्ति एनोड से नहीं अपितु एनोड व कैथोड के बीच रिक्त जगह से होती हैं। अब ये क्या बात है, हम ये कह रहे हैं कि इनका नाम जो है एनोड किरण है, लेकिन लास्ट में हम फिर से ये बात भी कह रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है वो एनोड से नहीं होती बल्कि कैथोड और एनोड के मध्य कहीं से होती है। ये बात को समझ नहीं आई? नहीं, ये बात मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि इस बात का मतलब क्या है। लेकिन इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब दूसरा एक्सपेरिमेंट जो प्रोटॉन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, जब वो परफॉर्म किया गया, जब उसे देखा गया, अच्छे से परिणामों की चर्चा करने की शुरुआत की गई, तो दोनों प्रकार के कण देखे गए थे वहाँ पे। पहले वाले जो निकले थे कैथोड किरण कण वो भी थे, और अब कुछ नए प्रकार के कणों का गमन देखा गया जो बिल्कुल विपरीत था। किसके? कैथोड किरणों के बिल्कुल विपरीत था। तो इन्हें नाम दे दिया गया कि ये एनोड से आके कैथोड की तरफ जा रही थी, यानी इनके ऊपर कुछ ना कुछ धन आवेश है, इसीलिए ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी और इसीलिए इन्हें कहा गया धन किरणें। और साथ ही साथ में ये माना गया कि इनकी उत्पत्ति एनोड से हुई है, इसलिए एनोड किरण भी कह दिया। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी, इनकी उत्पत्ति एनोड से नहीं बल्कि कैथोड और एनोड के मध्य कहीं हुई थी। कहाँ हुई थी, किस प्रकार हुई थी, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, ये चित्र आपके सामने है। बिल्कुल उसी प्रकार की विसर्जन नलिका ली गई है जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के समय हमने पढ़ी थी। बिल्कुल वैसी ही और वैसा ही सेटअप सारा किया गया है। लेकिन डिफरेंस किसका रखा गया? सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों का। उसी प्रकार का उच्च विभव यहाँ देना पड़ेगा, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेंगे अगर हमने परिस्थिति ज़्यादा चेंज कर दी तो। और निर्वात पंप लगा के इसके क्या किया गया है? दाब को कंट्रोल किया गया। ध्यान आ रहा है आपको? कल ये सब बातें मैंने आपको बताई है। उसी प्रकार की छोटी सी कांच की बनी नलिका है जिसे एक प्लेट को हम एनोड कह रहे हैं, दूसरी प्लेट को हम कैथोड कह रहे हैं।
ये देखिए कैथोड किरणें जो हैं गमन कर रही हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि एनोड किरणें जो हैं वो एनोड से गमन नहीं करी। देखो बेटा छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे छोटा परमाणु कौन है हमारी नज़रों में? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अब आप देखिए इसको इस तरह से समझिए कि मैंने विसर्जन नलिका ले रखी है और इसमें मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली। सपोज मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, तो ये हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है, ये आ गया इसका नाभिक जिसमें कौन है? केवल प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कैथोड लगा के एनोड लगा के उसी प्रकार की परिस्थितियाँ अवेलेबल कराई। यहाँ पे इन दोनों को तार से जोड़ दिया। क्लियर है बात? ये देखिए कैथोड और एनोड लगा दिया और उसी तरह की परिस्थितियाँ दी जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए दी थी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ गमन करेगा? क्योंकि ये ऋण आवेशित कण है तो ये गमन कर जाता है पॉजिटिव प्लेट की ओर। ठीक है, अब जब ये यहाँ से चला गया तो कौन बच गया? इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो क्या बच गया है? बच गया है केवल प्रोटॉन, केवल नाभिक, केवल प्रोटॉन। तो ये कहाँ गमन कर रहा है? नेगेटिव प्लेट की ओर अपने आप गमन कर रहा है। तो गमन की दिशा भी विपरीत है। तो बेसिकली जो हम समझ रहे थे कि इनकी उत्पत्ति एनोड से हुई नहीं, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात जो बचा है वो कहाँ है? वो मध्य में ही तो है, दोनों प्लेटों के मध्य में है गैस। तो इस गैस में से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो भी भाग बचा वो क्या था? प्रोटॉन, और वो पॉजिटिव प्लेट की ओर गमन कर गया। इसीलिए ये बात कही जाती है कि इनकी उत्पत्ति एनोड से नहीं बल्कि कैथोड और एनोड के मध्य से कहीं होती है। आई होप समझ आ गई आपको बात? क्लियर है? तो क्योंकि इनका गमन जो था वो नेगेटिव प्लेट की ओर था, ये अंदाज़ा लगा लिया गया कि हो ना हो इन पे धनावेश है, इसी कारण ये नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित हुए हैं और इसीलिए इन्हें धन किरणें या धनावेशित कण कहा गया। क्लियर है बात सभी के दिमाग में? आइए आगे देखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे एनोड किरणों के गुणों और उनसे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट बात हमने जो देखी है प्रयोग में, उनसे क्या क्या निष्कर्ष निकाला, उनकी हम लोग अब यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में, एनोड किरणें या धन किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। बिल्कुल वैसा ही गुण है जैसा कैथोड किरणों के लिए यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने पढ़ा था। तो इनके अंदर भी वही गुण उपस्थित है कि किस प्रकार इनका गमन होगा, बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में इनका गमन होगा। अगला पॉइंट देखिए बेटा, एनोड किरणों की कणीय प्रकृति होती है। क्या धन किरणों की भी थी? क्या थी कैथोड किरणों की? बिल्कुल, हमने यही आपको बताया था कि निकलते कण के रूप में है लेकिन एक साथ एक ही पथ पे एक साथ में गमन करने के कारण हमें ये किरण के रूप में प्रतीत होते हैं। तो वैसी ही प्रकृति इनकी है। कैसे है? कहा जरूर है हमने इनको एनोड किरण, लेकिन प्रकृति इनकी कणीय है। यदि इनके मार्ग में एक हल्का पंखानुमा चक्र रख दिया जाए तो वह घूमना प्रारंभ कर देता है। यही गुण इलेक्ट्रॉन में भी था कि यदि उनके मध्य में आपने छोटा सा प्लास्टिक का बनाया हुआ फैन रख दिया है तो वो उनके कारण, उनकी गति के कारण क्या होता था? घूमने, अपने आप से घूमने स्टार्ट कर देता था। हमने उसको करंट नहीं दिया था लेकिन फिर भी वो घूमने स्टार्ट कर देता था। तो यही गुण जो है एनोड किरणों में भी उपस्थित है। अगला देखिए, एनोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड किरणों में भी हमने ये गुण पढ़ा था। यदि हमने चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, सीधे सीधे गमन करते हैं। यदि हमने दोनों में से एक भी क्षेत्र लगा दिया, ये अपना पथ भटक जाते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और कहीं और गमन कर जाते हैं। तो दोनों क्षेत्रों का प्रभाव इन किरणों पर भी होता है जिन्हें हम कह रहे हैं एनोड किरणें। सेम वैसे के वैसे गुण हैं। आगे देखिए, किंतु यह विक्षेपण कैथोड किरणों के विक्षेपण की विपरीत दिशा में होता है। आई होप अब आप इसको समझ गए हो कि विक्षेपण होता है, कैथोड किरणों में भी होता है, एनोड किरणों में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात लिखी गई है कैथोड किरणों के विक्षेपण के विपरीत दिशा में होता है। इसका क्या कारण है? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आवेश कैसा था? आवेश भी तो विपरीत है, आवेश भी विपरीत है, इसलिए विचलन भी विपरीत दिशा में होगा। क्लियर है बात? अब मेरे ख्याल से समझ आ रही है आपको सभी बातें। आगे देखिए, यह इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि
एनोड किरणें धन आवेशित कण है। एनोड किरणों पर कैसा आवेश है? धन आवेश है, और कैथोड किरणों पर ऋण आवेश। दोनों बिल्कुल विचलित होती हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में, और अपने पथ से भटककर नए पथ पर गमन करने लग जाती हैं, लेकिन पथ बिल्कुल विपरीत होता है। कारण क्या है? आवेश का विपरीत होना इन दोनों पर। क्लियर है बात? आइए आगे देखते हैं। एनोड किरणों के अवयवी कणों पर धन आवेश का मान विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर है? वहाँ पे हमने क्या कहा था कि गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देनी है कि एनोड किरणें जो भी निकली हैं उनके रूप में जो कण हैं वो धनावेशित तो हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन धन आवेश का जो मान है वह इस बात पर निर्भर करेगा कि विसर्जन नलिका में आपने कौन सी गैस यूज करी है। यदि आपने गैस बदली तो इस आवेश का मान भी बदल जाता है। हालांकि यह पाया गया कि इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का बहुगुणक परंतु धनात्मक चिन्ह वाला होता है। बहुत अच्छी बात है, ये आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल धनावेश की मात्रा तो बदलेगी, लेकिन हर बार मात्रा उतनी ही मिली, कितनी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन पे जो हमें आवेश प्राप्त हुआ था कितना 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, ये जो आवेश था इसका कोई ना कोई गुणक ही हमें मिला। जैसे 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19, ठीक है, इस तरह से 4.8 इंटू 10 की घात माइनस, तो ये क्या है? इसी के गुणज हैं। तो इस प्रकार में अलग अलग आवेश जरूर प्राप्त हुआ, लेकिन वो सभी आवेश जितने भी पता चले वो किसके अनुसार थे? इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज के रूप में ही थे। क्लियर है बात? और आवेश कैसा था? बिल्कुल धनात्मक था। वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस ऋणावेशित होता है, और यहाँ पे वही आवेश जिसका मान हमें प्राप्त हुआ है वो किस रूप में है? धनावेश के रूप में है। आगे देखिए, अतः एनोड किरणों के अवयवी कणों में 1, 2, 3 या इकाई धनावेश हो सकते हैं जो गैसीय परमाणुओं से निष्कासित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है। तो बेटा आपको जो भी आवेश प्राप्त होता है वो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 का गुणज होता है। ये बात किस पे डिपेंड करती है? आपने कौन सी गैस यूज़ की है, और उस गैस से, जो भी गैस आपने विसर्जन नलिका में ली है, उस गैस से आपने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन, कितने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन किया है, इस बात पर निर्भर करता है। क्लियर है बात? दिमाग में आ रही है समझ में सभी को? तो आगे चर्चा करते हैं एनोड किरणों के बारे में। एनोड किरणों के E/m क्या है? आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। जब नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, ध्यान देंगे आप लोग इस बात पे, यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, तो E/m आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान अधिकतम प्राप्त होता है। यह पूर्वानुमान ही था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का है। इस पर धनावेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही है। धनावेशित कण का द्रव्यमान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल, यदि हमारे पास हाइड्रोजन जो सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे हल्का परमाणु है, यदि उसका आवेश हमारे पास है तो हम इस कण के द्रव्यमान की गणना भी कर सकते हैं। और आवेश द्रव्यमान अनुपात भी पता चल गया, इसका कितना है? सबसे अधिकतम, जिसकी वैल्यू है 9.58 इंटू 10 की घात 4। क्लियर है? कूलम प्रति ग्राम। तो यहाँ पे ये m जो लिखा है ये किसके लिए है? हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान की गणना किस प्रकार की? उसका आवेश बटे आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m बराबर, ये वैल्यू थी जो कितनी थी? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही थी। आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर था, बस साइन उल्टा था। तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम बटे ये रहा इसका आवेश द्रव्यमान अनुपात 9.58 इंटू 10 की घात 4। इन दोनों को काट के वैल्यू जो निकली वो निकली 1.6
7 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। ये किसका मान निकला है आपके पास? ये मान निकला है हाइड्रोजन के धनावेशित कण यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्लियर है? अब तक आपने जो बातें पढ़ी उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के गुण, दोनों की परिभाषा, दोनों के आवेश द्रव्यमान अनुपात और दोनों का द्रव्यमान आपको पता चल चुका है। तो आइए परिभाषित कर लेते हैं। जब हम इतना सब जान ही चुके हैं प्रोटॉन के बारे में तो परिभाषा भी कर लेते हैं इनकी। यह परमाणु का एक मूलभूत कण है, सभी प्रकार के परमाणुओं में उपस्थित होता है प्रोटॉन, जिसमें इकाई धनावेश कितना है आपने पता लगाया है 1.67 इंटू 10 की घात 19 तथा इकाई द्रव्यमान भी आपके पास है 1.6 इंटू 10 की घात -24 ग्राम होता है, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है। क्लियर हो गई बात सभी को? तो ये हो गई इसकी परिभाषा। आपने जो भी डेटा पढ़ा था, जो समझा है, उसी के अनुसार हमने ये परिभाषा लिखी है, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। क्लियर है बात? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम तीसरा और अंतिम प्रकार का जो अवपरमाणविक कण बचा है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन हम पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन हम पढ़ चुके हैं, तीसरा अवपरमाणविक कण न्यूट्रॉन, इसके बारे में सिर्फ हमने इसका नाम पढ़ा है। अब हम इसकी डिस्कशन करेंगे कि इसकी खोज कैसे की गई। समझ रहे हो बात को? तो तीसरा और अंतिम प्रकार का अवपरमाणविक कण जो परमाणु में उपस्थित होता है, जिसने परमाणु को बनाया है, वो है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार की गई, किसने की, वो हम बात अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, प्रोटॉन की खोज के बाद परमाणु में एक विद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस की गई। भाई इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, ठीक है, यानी विद्युत उदासीनता का तो प्रूफ मिल गया हमें कि परमाणु जो है विद्युत उदासीन क्यों होता है, क्योंकि ऋणावेशित कण भी है, धनावेशित कण भी है। लेकिन बावजूद इसके इन दोनों कणों की खोज हो जाने के बावजूद भी एक और उदासीन कण की उपस्थिति को महसूस किया गया कि हो ना हो कोई और कण भी होता है परमाणु के अंदर जो क्या करता है, वो बिल्कुल उदासीन होता है, यानी वो आवेश से उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो परमाणु की विद्युत उदासीनता को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करता। इस तरह का एक और कण होना चाहिए। आगे देखिए, इस कण की खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक नाम है इनका, आप ध्यान रखेंगे। 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा परमाणु के प्रहार, ये बेरिलियम को आप करेक्ट लिखेंगे Be, बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से की थी। ध्यान रखेंगे किसने की थी? जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार करवाया था, तब कहीं जाके न्यूट्रॉन की खोज हुई। जब प्रोटॉन से कुछ भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए, प्रोटॉन से जब ऐसा इन्होंने करवाया कि बेरिलियम पर अल्फा कणों का इन्होंने प्रहार करवाया, तब क्या हुआ? प्रोटॉन से ही, बेसिकली प्रोटॉन से ही, जो बचा हुआ प्रोटॉन है उसी से कुछ भार वाले विद्युत उदासीन कण बाहर निकले और इन्होंने इन कणों को न्यूट्रॉन कहा। इन पर आवेश 0 तथा द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 की घात -27 निर्धारित किया गया। समझ रहे हो बात? आवेश बिल्कुल नहीं, आवेश 0 यानी न्यूट्रल है, और इसी न्यूट्रलिटी के कारण इन्हें नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो ये तीसरा प्रकार का कण है जिसकी खोज की गई परमाणु के अंदर उपस्थित, जिसे हम अवपरमाणविक कण कहते हैं। तो तीनों प्रकार के अवपरमाणविक कणों के बारे में आपको पता चल चुका है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों की खोज के बारे में, तीनों के खोजकर्ता, तीनों पर आवेश, तीनों का द्रव्यमान, ये सब बातें आपको पता चल चुकी है और ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं कुछ अन्य परमाणुवीय कण। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे कण हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, आपके काम आने वाली बात है, आपकी बुक में भी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहले प्रकार का कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा, तीनों अवपरमाणविक कणों के अलावा कुछ अन्य कणों का डिस्कशन, कुछ अन्य कणों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं पॉजिट्रॉन की। किसकी? पॉजिट्रॉन की।
इसकी खोजकर्ता का नाम यहाँ लिखा गया है C.D. एंडरसन। ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा इन तीनों कणों के अलावा भी विशेष कण जिन्हें क्या नाम दिया गया है पॉजिट्रॉन, इनकी खोज की थी। और वर्ष 1932 में इसकी खोज की गई। पॉजिट्रॉन, देखो पॉजी जो शब्द है, पॉजी से ही पता चल रहा है कि इनके ऊपर आवेश कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव आवेश होना चाहिए। तो इसी नाम के आधार पर किसके आधार पर नाम दिया गया है, इन पर उपस्थित इकाई धनावेश। और द्रव्यमान जो है वो कैसा है, इनका नगण्य द्रव्यमान है। तो धनावेशित वो कण जिनका द्रव्यमान नगण्य है, उनकी खोज किसने की थी, C.D. एंडरसन ने की थी। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात। आइए आगे देखते हैं कुछ और कणों के बारे में। मेसॉन, ये भी कुछ स्पेसिफिक कण हैं। इनके जो खोज करता है वो है हाइडेक्यूकावा, कार्ल डेविड एंडरसन और सेसिल पावेल। तो 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इनकी खोज की थी। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, युकावा, डेविड एंडरसन या सिर्फ एंडरसन याद रखिए, और पावेल। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर जिस कण की खोज की है उसका नाम है मेसॉन। क्लियर है बात। और इस कण पर धन, ऋण अथवा शून्य आवेश हो सकता है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना अधिक होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक भारी, लेकिन आवेश कुछ फिक्स नहीं है। आवेश इस पे धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और शून्य आवेश भी हो सकता है। आइए अगला कण देख लेते हैं, न्यूट्रिनो। अगला कण है न्यूट्रिनो, जिसके खोज करता है वोल्फगैंग पाउली और फर्मी। पाउली और फर्मी ने मिलकर इसकी खोज की थी 1933 में। और न्यूट्रिनो, न्यूट्रीन जो शब्द है इसका मतलब क्या है, आवेश कैसा होगा, शून्य आवेश। और द्रव्यमान अभी तक इसका फिक्स नहीं है, इसका द्रव्यमान जो है वो अनिश्चित रहता है, फिक्स नहीं किया गया है द्रव्यमान अभी तक। आइए आगे एक और देख लेते हैं, एंटी प्रोटॉन। अगले जो कण है वो है एंटी प्रोटॉन, जिसके खोज करता है एमिलियन सैग्रे, ओवेन किम्बरले। और इन्होंने खोज जिस साल में की थी वह है 1956 में। और एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, एंटी मतलब उसके विपरीत। ठीक है, तो एंटी प्रोटॉन नाम से आप ध्यान रखेंगे इन कणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, इकाई ऋणावेश। और प्रोटॉन नाम इसलिए दिया गया है, एंटी प्रोटॉन इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन आवेश बिल्कुल विपरीत है। तो प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान के कारण इन्हें प्रोटॉन कह दिया गया, और आवेश विपरीत होने के कारण इन्हें प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन नाम दे दिया गया। खोजकर्ता आपके सामने लिखा गया है किम्बरले और सैग्रे, ये 2 नाम आप याद रखेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ आ रहा है बेटा, और आपको डेली रिवाइज करना है टॉपिक को। इसी उम्मीद के साथ कि आपको सभी टॉपिक समझ आ रहा है, इंटरेस्ट आपका डेवलप हो रहा है, डेली प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर से मिलेंगे हम लोग और आगे के हमारे डिस्कशन जो है उसको कैरी ऑन करेंगे। और इसी के साथ अलविदा लेते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।